सातवां मोड़ जहां से वो साथ आई, आवाज जो पहले सपनों में आई थी। मैं आज भी जब रात को सोने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मुझे वही आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। लोग कहते हैं डर कल्पना से पैदा होता है, लेकिन जब कल्पना हकीकत बन जाए तब इंसान खुद से भी डरने लगता है। यह कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यह नहीं लिखूंगा तो शायद कोई समझ नहीं पाएगा कि हमसे गलती कहाँ हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हम वहां घूमने नहीं गए थे, हमें वहां बुलाया गया था। यह बात 2022 की है। हम 5 दोस्त थे। मैं आरव, अंकित ग्रुप का प्लानर, रोहन कैमरा और व्लॉग का दीवाना, नेहा सबसे प्रैक्टिकल, साक्षी शांत लेकिन बहुत ऑब्जर्व करने वाली। कॉलेज खत्म हुआ था और सब अलग अलग शहरों में जाने वाले थे, तो हमने तय किया आखिरी ट्रिप साथ करेंगे। लोकेशन चुनी गई, उत्तराखंड की चंद्रगिरी घाटी। यह जगह इंटरनेट पर बहुत कम थी और शायद इसी वजह से हमें ज्यादा रोमांच लग रहा था। रास्ता जो धीरे धीरे बदल रहा था। दिल्ली से निकलते समय सब सामान्य था, लाउड म्यूजिक, हंसी मजाक, रोहन का लगातार कैमरा घुमाना। लेकिन पहाड़ों में घुसते ही एक अजीब चीज शुरू हुई। नेटवर्क पहले गायब हुआ, फिर गूगल मैप बार बार रीरूट दिखाने लगा। अंकित बोला, यार ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया था, फिर भी गड़बड़ क्यों कर रहा। नेहा ने मजाक में कहा, हो सकता है पहाड़ों को पसंद नहीं तुम लोग आ। सब हंस पड़े। बस साक्षी खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे वह रास्ते को नहीं, रास्ता उसे देख रहा हो। शाम होते होते हमें एक पुरानी चाय की दुकान मिली। दुकान लगभग खाली थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की आग के पास बैठा था। जब हम अंदर गए, उसने हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, बस घूरता रहा। मैंने पूछा, चंद्रगिरी घाटी का रास्ता यही है? उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, जाना तो जा सकते हो, बस रास्ते गिनते जाना। हमने सोचा मजाक कर रहा है। रोहन हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, ट्रेजर मिलेगा क्या? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर 7वां मोड़ दिखे तो समझ लेना रास्ता खत्म हो गया है। उसके बाद जो दिखे वो रास्ता नहीं होगा। उसने फिर हमारी तरफ देखना बंद कर दिया। वातावरण अचानक भारी हो गया था, लेकिन हम फिर भी हंसते हुए निकल गए। आज सोचता हूं, काश उस समय हम डर जाते। रात धीरे धीरे उतर रही थी। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी आ जाता है। हमने मजाक मजाक में मोड़ गिनना शुरू किया, पहला, दूसरा, तीसरा। रोहन हर मोड़ पर वीडियो बना रहा था। जब 5वां मोड़ आया, गाड़ी का म्यूजिक अचानक रुक गया। कोई बटन दबाया नहीं गया था। नेहा बोली, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ होगा, लेकिन मोबाइल में म्यूजिक अब भी चल रहा था। 6ठा मोड़ आया और उसी समय मौसम बदल गया। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स भी सफेद दीवार जैसी लग रही थीं। साक्षी अचानक बोली, गाड़ी धीरे चलाओ। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे उसने आदेश दिया हो। हम सबने पहली बार उसे उस टोन में बोलते सुना था। कुछ सेकंड बाद हेडलाइट्स में एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर आधा नाम मिटा हुआ था और वहीं मुख्य सड़क से अलग एक कच्चा रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब जानते थे यह वही मोड़ था। रोहन बोला, भाई इतना अंदर आ गए हैं, थोड़ा एडवेंचर बनता है। नेहा तुरंत बोली, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी साक्षी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा अंदर चलते हैं।
शायद कोई व्यू पॉइंट होगा। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी और शायद वही पल था जब हमने सबसे बड़ी गलती की। अंकित ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। कुछ मिनट बाद सड़क धीरे धीरे पतली होती गई। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं आ रही थी। फिर हमने नोटिस किया, झींगुर की आवाज नहीं, हवा की सरसराहट नहीं, कोई जानवर नहीं। पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत था, जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो। अचानक रास्ता खत्म हो गया। सामने टूटा हुआ पत्थर का ढांचा था, शायद कोई बहुत पुराना मंदिर की खोज। इस बार हम तुरंत नीचे नहीं उतरे। लगभग 2 मिनट गाड़ी के अंदर बैठे रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन सबको डर लग रहा था। फिर रोहन बोला, चलो जल्दी देखते हैं और निकलते हैं। हम सब टॉर्च लेकर नीचे उतरे। मंदिर आधा धंसा हुआ था। चारों तरफ जंग लगे पुराने घंटों के ढेर पड़े थे। कुछ मूर्तियां टूटी हुई थीं और कुछ उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। नेहा बोली, यहां कुछ ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। तभी साक्षी मंदिर के पीछे जाने लगी। मैंने पूछा, कहां जा रही हो? उसने बिना पीछे देखे कहा, मुझे लगता है पीछे रास्ता होगा। हम सब उसके पीछे गए। मंदिर के पीछे जमीन धंसी हुई थी, जैसे वहां पहले कुछ दबाया गया हो। साक्षी अचानक घुटनों के बल बैठ गई। वह मिट्टी को हाथ से हटाने लगी। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसकी उंगलियों को कुछ धातु छू गई। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और वहां से एक पुरानी चांदी की पायल निकली, लेकिन वह चमक नहीं रही थी। वह गीली मिट्टी से सनी थी और उस पर सूखा हुआ गहरा भूरा रंग लगा था, जो मिट्टी नहीं लग रहा था। नेहा चिल्लाई, मत छूना। लेकिन साक्षी ने पायल उठा ली और उसी पल जंगल में पहली बार आवाज आई, कहीं दूर, बहुत धीमी। क्षण हम सब जम गए। फिर क्षण और उसी क्षण हवा अचानक चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। रोहन घबराकर बोला, चलो अभी चलते हैं यहां से। वापसी जो सामान्य नहीं थी। हम गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन जब हम वापस मुड़े, हमें कुछ सेकंड के लिए रास्ता दिखा ही नहीं, जैसे जंगल का नक्शा बदल गया हो। अंकित बोला, हम यहीं से आए थे ना? कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी साक्षी बोली, इधर। उसने बिल्कुल सही दिशा दिखाई, जैसे उसे पता हो। हम किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। सब अंदर बैठे, लेकिन साक्षी चुप थी। वह पायल को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और जैसे ही हम मुख्य सड़क पर लौटे, धुंध अचानक गायब हो गई। म्यूजिक अपने आप चालू हो गया। सब कुछ फिर सामान्य लगने लगा। लेकिन उस रात जब हम होटल पहुंचे, मुझे पहली बार वह सपना आया। मैंने देखा कॉरिडोर में कोई चल रहा है, धीरे, नंगे पांव, और हर कदम पर आवाज आ रही थी, छन छन छन। रात जो सामान्य नहीं थी। होटल पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। यह छोटा सा पहाड़ी होटल था। लकड़ी की दीवारें, पुरानी सीढ़ियां और कॉरिडोर में पीली हल्की रोशनी। सब थके हुए थे, लेकिन साक्षी अजीब तरह से शांत थी। वह पूरे रास्ते पायल को हाथ में घुमाती रही। नेहा ने उससे पूछा, तू इसे रख क्यों रही है? फेंक देते हैं। साक्षी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, अच्छा लग रहा है। उसका जवाब ज्यादा सामान्य नहीं था। रात का सपना,
करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब ठंड थी। मैंने सोचा शायद खिड़की खुली होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। तभी मुझे कॉरिडोर से आवाज आई, छन छन छन, धीमी, नंगे पैरों की चाल जैसी। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन कॉरिडोर के आखिर में कोई खड़ा था। वह साक्षी थी। वह दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और धीरे धीरे सिर हिला रही थी, जैसे किसी की बात सुन रही हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। साक्षी, उसने जवाब नहीं दिया। मैं और पास गया और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत देर से आए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह उसकी आवाज नहीं थी। मैंने उसका कंधा पकड़ा। वह अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई फोकस नहीं था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक कॉरिडोर की लाइट झपकने लगी और उसी समय मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, पायल वापस करो। मैं घबराकर पीछे हट गया और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सब दोस्त कमरे में खड़े थे। अंकित बोला, भाई तू ठीक है? तू रात को चिल्ला क्यों रहा था? मैंने पूरी बात बताई। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर रोहन हंस पड़ा, भाई हॉरर फिल्म कम देखा कर। नेहा बोली, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, दिमाग हैल्यूसिनेशन करता है। साक्षी भी हंस दी। मैं तो रात भर कमरे में थी। मुझे खुद पर शक होने लगा, लेकिन कुछ बदला हुआ था। ब्रेकफास्ट के दौरान मैंने नोटिस किया, साक्षी बार बार होटल के पीछे वाले जंगल को देख रही थी, जैसे वह किसी चीज को पहचान रही हो। दोपहर में हम लोकल मार्केट घूमने गए। वहां एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। भीड़, दुकानें, लोकल संगीत, सब सामान्य था। लेकिन भीड़ के बीच एक बूढ़ा ज्योतिषी बैठा था। जब मैं उसके पास से गुजरा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। उसने मेरी हथेली देखकर कहा, जिस चीज को तुमने छुपाया है वही सबको यहां बांधे रखेगी। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जब पायल किसी और की हो तो उसे पहनने वाला कभी अकेला नहीं रहता। फिर उसने एक और बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में गूंजती है, जिसे तुम रास्ता समझ रहे हो, वह दरअसल किसी की वापसी का दरवाजा है। मैं डर गया, लेकिन मैंने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। उस समय मुझे याद आया, कल मंदिर के पीछे जब साक्षी पायल निकाल रही थी, मिट्टी में एक और चीज थी, एक छोटा सा टूटा हुआ लॉकेट, जिसमें आधा जला हुआ फोटो था। मैंने उसे चुपचाप जेब में रख लिया था। क्यों? मुझे खुद नहीं पता। शाम को हम होटल लौट रहे थे। रास्ते में अचानक साक्षी रुक गई। वह जंगल की तरफ देखने लगी, फिर बोली, यहां से शॉर्टकट है। हम सब चौंक गए। अंकित बोला, तुझे कैसे पता? साक्षी खुद भी कुछ सेकंड चुप रही। पता नहीं, बस लगता है। हम उसके पीछे गए। जंगल के अंदर करीब 10 मिनट चलने के बाद हम एक खुली जगह पहुंचे। वहां जमीन पर पुराने पत्थर के चबूतरे बने हुए थे और बीच में जली हुई लकड़ियों का ढेर था, जैसे कभी वहां कोई रस्म हुई हो। रोहन वीडियो बनाने लगा। नेहा घबराने लगी। साक्षी उस जगह को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे पहचानती हो। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी,
सूर्यास्त खत्म ही नहीं हो रहा था। लाल रोशनी पूरे जंगल में फैल गई थी। समय जैसे अटक गया था। और तभी हमें पीछे से आवाज आई, छन छन छन। सबने एक साथ पीछे देखा। कोई नहीं था। नेहा बोली, चलो वापस चलते हैं अभी। हम मुड़े, लेकिन तभी हमें एहसास हुआ रोहन हमारे साथ नहीं था। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था और उसके पास मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, वो वापस आना चाहता है। जंगल में खड़े हम चारों कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाए। रोहन का कैमरा जमीन पर पड़ा था और मिट्टी में लिखे शब्द धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। नेहा की आवाज कांप रही थी, रोहन मजाक मत कर, बाहर आ जा। कोई जवाब नहीं आया। हवा अचानक भारी लगने लगी थी। अंकित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां थीं। साक्षी उस मिट्टी पर लिखे शब्दों को घूर रही थी और धीरे से बोली, वो अकेला नहीं गया। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। मैंने पूछा, क्या मतलब? साक्षी ने धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं। हमने लगभग भागते हुए होटल लौटने का फैसला किया, लेकिन वापसी का रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। हम बार बार एक ही पेड़ के पास पहुंच रहे थे, जैसे जंगल हमें घुमा रहा हो। नेहा रोने लगी थी। अंकित ने गुस्से में कहा, सब शांत रहो, पैनिक करोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। तभी साक्षी ने फिर दिशा बताई और इस बार भी वह सही निकली। मैंने पहली बार महसूस किया, वह रास्ता ढूंढ नहीं रही थी, वह रास्ता पहचान रही थी। होटल पहुंचते ही हमने लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। थाना छोटा था और वहां के इंस्पेक्टर देवेंद्र राणा उम्र में लगभग 50 के होंगे। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी। फिर अचानक उन्होंने पूछा, तुम लोग 7वें मोड़ से अंदर गए थे क्या? हम सब चुप हो गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने दराज से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के अंदर कई फोटो थे, गायब लोगों की तस्वीरें। कुछ चेहरे हमारे जैसे ही मुस्कुरा रहे थे। ट्रिप पर आए पर्यटक। राणा साहब बोले, पिछले 20 साल में वहां से कई लोग गायब हुए हैं। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्यों? उन्होंने गहरी सांस ली। कहते हैं वहां एक गांव था जहां एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राणा साहब ने आगे बताया, उस लड़की पर आरोप लगाया गया था कि उसने मंदिर से पायल चुराई थी, लेकिन सच कभी साबित नहीं हुआ। मरने से पहले उसने कहा था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जो मेरा था उसे जिसने छुआ वो मेरे साथ लौटेगा। मेरे हाथ अपने आप जेब पर चले गए जहां लॉकेट रखा था। होटल लौटते समय साक्षी अचानक गाड़ी में कांपने लगी। उसकी सांस तेज हो रही थी। वह बार बार एक ही शब्द बोल रही थी, आग आग। नेहा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन साक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह कुछ देख रही हो। उस रात हम चारों एक ही कमरे में रुके। डर इतना बढ़ चुका था कि कोई अकेला नहीं रहना चाहता था। करीब 3 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और कमरे में वही आवाज गूंजी, छन छन छन। दरवाजा धीरे धीरे खुला। ठंडी हवा अंदर आई। साक्षी अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और फिर उसने ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो उसकी नहीं थी, तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? नेहा रोते हुए बोली, साक्षी प्लीज। साक्षी धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके चेहरे पर जले हुए निशान उभरने लगे थे। उसने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम आर्या था।
कमरे का तापमान अचानक गिर गया। वह बोलती रही, उन्होंने मुझे चोर कहा, मुझे जिंदा जला दिया और मेरी पायल छीन ली। उसकी आवाज धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। अब जो भी उसे छुएगा वह मेरी कहानी पूरी करेगा। अचानक उसने हाथ उठाया और बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, मुझे मत ढूंढो, मेरा रास्ता मत रोकना, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। और उसी पल कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। हम चारों जमीन पर गिर पड़े। सब कुछ अंधेरा हो गया। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती थी। जब मेरी आंख खुली, कमरा अस्तव्यस्त था। नेहा और अंकित बेहोश पड़े थे। साक्षी गायब थी और दीवार पर खून से लिखा था। वो उसे वापस ले गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी मेरी जेब से कुछ गिरा। वह वही लॉकेट था जो मैंने छुपाया था। और पहली बार लॉकेट अपने आप खुल गया। अंदर आधा जला हुआ फोटो था और उस फोटो में लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। वह आर्या थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा आदमी। मुझे देखकर मेरी सांस रुक गई। वह चेहरा मेरे जैसा था। फोटो जिसने सब बदल दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। लॉकेट खुला हुआ था और उस आधे जले हुए फोटो में आर्या का चेहरा साफ दिख रहा था। लेकिन जो चीज मेरी सांस रोक रही थी वह उसके पास खड़ा आदमी था। चेहरा धुंधला था, फिर भी उसकी शक्ल मेरी तरह लग रही थी। मैं खुद को समझाने लगा, यह सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। नेहा और अंकित धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उन्होंने तुरंत पूछा, साक्षी कहाँ है? मैंने लॉकेट तुरंत जेब में छुपा लिया। मैं डर गया था, अगर मैं उन्हें फोटो दिखाता तो शायद वे मुझ पर शक करते, और शायद मैं खुद भी उस सच से डर रहा था। नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोते हुए बार बार बोल रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंकित पहली बार चुप था। हमने होटल स्टाफ को बुलाया। उन्होंने साक्षी को ढूंढने में मदद की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सुबह होते होते अंकित को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वह नींद में बार बार एक ही बात बोल रहा था, वह जल रही है, वह मुझे बुला रही है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, यह वायरल लग रहा है, आराम करना होगा। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह बीमारी जैसा नहीं लग रहा था। होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि पास के गांव में एक बूढ़े पुजारी रहते हैं जो इस इलाके के पुराने किस्से जानते हैं। हम दोनों, मैं और नेहा, उनसे मिलने गए। गांव पहाड़ के नीचे था और वहां का माहौल अजीब रूप से शांत था। पुजारी का नाम था पंडित हरिदत्त। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं। उन्होंने हमें देखते ही पूछा, तुम लोग पायल लेकर आए हो, है ना? मेरे शरीर में झटका लगा। पंडित हरिदत्त ने हमें बैठाया और धीरे धीरे कहानी सुनाई। बहुत साल पहले उस जंगल में एक छोटा गांव था। आर्या उस गांव के मुखिया की बेटी थी। उसकी शादी एक बाहर से आए युवक से होने वाली थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। पंडित जी बोले, गांव वालों को वह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि वह लड़का उस मंदिर की खुदाई करने आया था। गांव वालों को डर था कि वह मंदिर का रहस्य उजागर कर देगा। शादी से पहले मंदिर से पायल गायब हो गई। गांव वालों ने आर्या पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसी रात उसे जिंदा जला दिया गया। नेहा रोने लगी। मैं सुन भी नहीं पा रहा था, लेकिन पंडित जी की अगली बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। मरने से पहले आर्या उस युवक का नाम ले रही थी। उसका नाम था आरवेश। मेरे कान सुन्न हो गए।
आरवेश, मेरा नाम आरव। श्राप का असली कारण। पंडित जी बोले, लोग समझते हैं आर्या बदला लेना चाहती है, लेकिन सच यह है, वह अपने अधूरे प्रेम को पूरा करना चाहती है। मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, वह साक्षी को क्यों ले गई? पंडित जी ने धीरे से जवाब दिया, आर्या खुद लौट नहीं सकती, उसे किसी शरीर की जरूरत होती है, और पायल उसकी आत्मा का रास्ता है। पंडित जी अचानक मेरी तरफ देखने लगे। तुमने मंदिर से सिर्फ पायल नहीं उठाई। मेरे हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से कहा, लॉकेट में आर्या और आरवेश की तस्वीर है। वह प्रेम का प्रतीक था, और वही श्राप का केंद्र भी। मैं अब और छुपा नहीं पाया। मैंने लॉकेट निकालकर उन्हें दे दिया। पंडित जी ने लॉकेट खोलकर देखा और मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारा चेहरा आरवेश से इतना मिलता क्यों है? मेरी आवाज सूख गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी आत्माएं वही चेहरा चुनती हैं जो उन्हें अधूरा छोड़ गया था। जब हम होटल लौटे, हमें पता चला अंकित की हालत और खराब हो चुकी थी, और नेहा ने अचानक मुझे बताया, आरव, मैंने रात को साक्षी को देखा था। वह होटल के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके पैरों में सिर्फ एक पायल थी। होटल के कॉरिडोर में धीरे धीरे वही आवाज गूंजने लगी, छन छन छन।